हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग भारत के भूगोल का जो चैप्टर है, जो हम लोग लास्ट टॉपिक पर है तो था भारत का भौतिक स्वरूप। उसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। उसके आगे का एक चैप्टर है, उसका नाम है भारत का अपवाह तंत्र, और इसका इंग्लिश में जो पूरा नाम हो जाता है वो हो जाता है आपका ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। आप इसका इंग्लिश में पूरा नाम है, आपको लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं। ठीक, इसी जगह पे कहीं कहीं पे आपको अपवाह तंत्र नहीं कहना है तो आप सिंपली आप कह सकते हैं भारत का नदी तंत्र। ठीक, भारत का नदी तंत्र, और इसके लिए जो इंग्लिश शब्द होगा हो जाएगा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक, ये अब इसमें जो भी हमारे भारत में जो अलग अलग नदियाँ बहती है जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। तो पहला जो आपका टॉपिक है इसमें अपवाह तंत्र में वो है आपका अपवाह तंत्र के बारे में। क्या होता है ये? तो जब मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदी पृथ्वी के धरातल पर बहती है, ये जो बात लिखा हुआ ना ये बाद में आगे चल के आपको काम आएगा, यहाँ इसका कोई अभी काम नहीं है, आगे देखेंगे उसको। जब मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदी पृथ्वी के धरातल पर बहती है तथा जल को सागर अथवा झील में गिराती है तो उसे क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। ठीक, जब कोई नदी और उसकी सहायक नदी इस तरह का काम करे तो उसको कहते हैं अपवाह, और तथा इस तरह की जो नदियाँ की संरचनाएं हैं उसको कहते हैं अपवाह तंत्र। ठीक, तो एक नदी जो है मुख्य नदी और उसके साथ बहने वाली बहुत सारी नदियाँ मिलके पूरा क्या बनाती हैं? तो अपवाह तंत्र बनाती है, ड्रेनेज सिस्टम कह सकते हैं इसको आप। ठीक, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। नीचे इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है, हम बोले होंगे तो बच्चा पहले ही लिख लिया होगा, उसका तो हम लिखवा दिए वैसे। ठीक है, तो ये तो अपवाह तंत्र क्या है? तो एक नदी, ठीक, एक नदी हो जाएगा आपका मुख्य नदी और इसके साथ बहुत सारी सहायक नदियाँ। ठीक है, इसके साथ बहुत सारी सहायक नदियाँ, और ये सब नदियाँ मिलकर क्या करेगा? ये पूरा कहलाएगा अपवाह तंत्र। ठीक, अपवाह तंत्र। तो जब एक मुख्य नदी और उसके साथ मिलने वाली बहुत सारी नदियों मिलकर क्या बनाएगा? अपवाह तंत्र बनाएगा। और इस तरीके से भारत में बहुत सारी मुख्य नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ हैं जो पूरा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, अगला जो आपका है वह टॉपिक है अपवाह द्रोणी। इसको ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। यदि आपको इंग्लिश इसका लिखना हो तो क्या बोलेंगे? इसको ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन, BASIN। ठीक, बेसिन। अब इसके बारे में क्या है? तो इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में नीचे में आपको ये कि एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। अपवाह द्रोणी के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणी को निम्न 3 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। तो निम्न 3 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। सामान्यतः समझिए कि एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित जो क्षेत्र होगा उसको बोलेंगे क्या? यह अपवाह द्रोणी है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम देखते हैं, उसका वो समझेंगे कि नीचे में क्या लिखा हुआ होगा। ठीक, मान लीजिए कि एक एरिया है आपका जिसमें से एक नदी इस तरीके से अपवाहित हो रहा है। ठीक, इस तरीके से अपवाहित हो रहा है और ये इतना एरिया को कवर करता है अपवाहित करने में। ठीक, ये इतना एरिया को कवर करता है। ठीक, अब इस एरिया को क्या कहेंगे कि इसके लिए अपवाह द्रोणी है, पर ये सिर्फ सिंगल वाली है तो सिंगल हम संदर्भ में कह सकते हैं, पर ये सिंगल बनता नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारी सहायक नदियाँ जुड़ के पूरा एक चित्र बनाती है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए वापस से। देखिए, एक हो जाएगा ये मुख्य नदी और उसके साथ बहुत सारी सहायक नदियाँ। ठीक, उसके साथ बहुत सारी सहायक नदियाँ, और ये जो कहलाएगा, एक तो अपवाह प्रतिरूप कहलाता है, वो आप ऊपर पढ़े ही हैं। ठीक है, सॉरी, अपवाह तंत्र कहलाता है। और ये सहायक नदियाँ जिन क्षेत्रों में अपवाहित होती है, ठीक है, उस पूरे अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं, ड्रेनेज बेसिन के नाम से जानते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक काम करते हैं, एक मैप बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका भारत का मैप है, एक मिनट प्लीज, ये आपका क्या हो जाएगा? भारत का मैप। और इस भारत के मैप वाले संरचनाओं में आपको कुछ नदी द्रोणी आपको सीधा सीधा दिखाई दे जा सकता है। ठीक, देखिए ये आपका हो जाएगा आपका गंगा नदी तंत्र। ठीक, गंगा नदी कहाँ गिरता है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अब इस गंगा नदी में बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगा, जैसे एक यमुना सहायक नदी हो जाएगा इसका। ठीक, और यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और ये सब आपको सहायक नदी हो जाएगा। ठीक, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। गंगा की एक और सहायक नदी जो दक्षिण से रहता है इसको आपको बोलते हैं सोन बोलते हैं। ठीक, ऊपर से देखिएगा तराम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इस तरह से नदियाँ हैं। ठीक, अब ये नदियाँ जितने क्षेत्रों को प्रवाहित करती है उन सब को एक साथ क्या कहेंगे?
गंगा का बेसिन, गंगा बेसिन, या इसको आप गंगा द्रोणी भी कह सकते हैं, ठीक, गंगा द्रोणी कह सकते हैं इसको आप। अब चूंकि यहाँ पे एक मुख्य नदी है, उसका एक नाम है, तो उसके आधार पे हम गंगा बेसिन कह दिए हैं, नहीं तो सामान्यतः जो भूगोल की भाषा, उस भाषा में आप क्या इसको कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो जिन क्षेत्रों में मुख्य नदी और उसकी अन्य सहायक नदियाँ एक साथ जिन क्षेत्रों को अपवाहित करती है, उन सब का एक साथ एक नाम होता है मुख्य नदी के नाम के आधार पे, इसको आप क्या बोल देंगे, गंगा द्रोणी बोल देंगे, गंगा बेसिन बोल देंगे, ठीक, ऐसा। अब चलिए आगे देखते हैं इसको। तो नीचे में एक पॉइंट लिखा हुआ ये है कि अपवाह द्रोणी के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणी को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक, किसी बैचों में ये किसी बातों में लिखवा दिया जाता है, ठीक है, पर ये आपके बहुत काम का नहीं है। प्रमुख नदी द्रोणी, इसमें पहला पॉइंट क्या है, जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, उसको क्या बोलेंगे कि ये बोलेंगे प्रमुख नदी द्रोणी है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे नहीं पूछेगा, इवन के दरोगा तक के एग्जाम में इस तरह का सवाल आपको नहीं बनता हुआ दिखेगा, ठीक। अगला आपका मध्यम नदी द्रोणी, इसका अपवाह क्षेत्र 2000 किलोमीटर से लेकर वर्ग किलोमीटर से लेकर कितना है, 20,000 वर्ग किलोमीटर से लेकर 2000 वर्ग किलोमीटर तक। याद रखिए, 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जिस नदी का क्षेत्र होगा वो कहलाएगा प्रमुख नदी द्रोणी, ठीक। 20,000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक, ठीक, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, ये डिक्रीजिंग फॉर्मेट में लिखा हुआ ताकि आपको ठीक ठाक समझ में आ जाए। आप 2000 से 20,000 किलोमीटर लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक जो होगा वो क्या कहलाएगा, मध्यम द्रोणी कहलाएगा। और जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 से कम है, 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है, वो क्या कहलाएगा, तो लघु नदी द्रोणी कहलाता है, ठीक। और इसमें आपका हर सबका नाम वगैरह लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक, ऐसा। इन सब में आप बहुत छोटी छोटी नदियों का नाम ले सकते हैं, ठीक है, कि भाई छोटी नदी लूनी वगैरह का नाम ले सकते हैं, बाकी और भी नदी है, माही वगैरह का नाम ले सकते हैं, बहुत छोटी नदी का नाम ले सकते हैं, ठीक। पर इसका ये आपको याद करना है नहीं वैसे भी, ठीक है। अगला आपका जो टर्म है वो है आपका जल विभाजक, क्या बोलते हैं इसको, जल विभाजक बोलते हैं। तो ये आपको समझना है, देखिए क्या है, इसको इंग्लिश में वाटर शेड कहते हैं, कहीं कहीं पे आपको, कहीं पे छोटे के लिए वाटर शेड कह देते हैं, और ये जल विभाजक के रूप में आपको काम कर रहा है, ठीक है। क्या होता है, तो ये देखिए क्या है, एक मिनट प्लीज। ये जो आपका है, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं, जल विभाजक या जल संभर के नाम से जानते हैं। तो एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से जो भी सीमाएं रेखा अलग की जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि ये बोलेंगे जल संभर या जल विभाजक बोल देते हैं। अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, हम एक भारत का मैप बनाते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका भारत है, ये, ठीक। आपको पता है यहाँ से एक नदी बहती है, सिंधु नदी इसका नाम है, ठीक है। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका सिंधु नदी और इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलज हो जाएगा, इस तरीके से सहायक नदी। यहाँ से फिर से गंगा निकल जाएगा, आपको यमुना निकल जाएगा, फिर चंबल, सिंध, बेतवा, इस तरीके से। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, इस तरीके से। फिर यहाँ से नर्मदा इधर आता है, तापी इधर आता है, ठीक, और बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आपको मिल जाएगा इस तरीके से। अब सबका अपना एक अपवाह द्रोणी क्षेत्र होगा, ठीक है, आपको पता ही, जिसको अपवाह द्रोणी कहते हैं, ठीक। अब इस रेखा से, ठीक है, हम बीच से कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं इसको, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक, इतना तो कर सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ से गोदावरी, कृष्णा वगैरह निकाल देंगे इधर की ओर, ठीक। अब ये जो रेखा है, जो सिंधु को अलग कर दिया, गंगा को इधर में अलग कर दिया, नर्मदा, तापी को इधर में कर दिया, ठीक, इस डायरेक्शन में कर दिया, ठीक, और इधर में गोदावरी, कृष्णा, ये सब हो जाएगा आपका, ठीक। और इस तरीके से क्या है, एक श्रृंखला बन गया। तो इसको बोलेंगे कि ये जो ग्रीन वाला लाइन है क्या है, आपका जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाएगा, ठीक। ये जो ग्रीन वाला लाइन है क्या है, जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, जल विभाजक बोलते हैं, या वाटर शेड कहीं कहीं पे लिखा रहेगा इसके संदर्भों में, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, इसी में इसको। अब जो अगला आपका है टॉपिक वो है अनुवर्ती नदियों के संदर्भों में, ठीक। नदियाँ का जो अलग अलग आपका टाइप हो जाता है कि किस तरह की नदियाँ हैं, उन संदर्भों में आप समझना है, ठीक है। एक नदी है, कौन सी नदी, अनुवर्ती नदियाँ, ठीक। अनुवर्ती नदियाँ क्या होता है, एक तो अनुवर्ती नदियाँ जो है एक टाइप है, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, उसी का एक पार्ट है अनुवर्ती नदियाँ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आता है अनुवर्ती नदियाँ, तो वैसी नदी जो किसी क्षेत्र के सामान्य ढाल की दिशा में बहती है उसे क्या कहेंगे, अनुवर्ती नदी कहेंगे। और इसके लिए जो इंग्लिश टर्म होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर्स, ठीक, कॉन्सिक्वेंट
रिवर्स बोलते हैं इसको। ये क्या है, इंग्लिश टर्म है किसके लिए, अनुवर्ती नदियों के संदर्भों में, ठीक। इसे क्रमवर्ती नदी भी कहते हैं। बेसिकली है क्या, एक मुख्य नदी है, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। एक मुख्य नदी है, क्रमवर्ती नदी एक टाइप है, ठीक है। और इस क्रमवर्ती नदी का दो अलग अलग टाइप है। एक टाइप है इसका अनुवर्ती एंड द सेकेंड इज कॉल्ड द, ये हो जाएगा परवर्ती नदी, ठीक। अनुवर्ती एंड द परवर्ती नदियाँ, ठीक है। ये अनुवर्ती के लिए एक शब्द होता है, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर्स, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट रिवर एंड द, जो आपका परवर्ती नदी है इसके लिए होता है सबसिक्वेंट रिवर, ठीक। सब सिक्वेंट रिवर बोलते हैं इसको, ठीक। तो इस तरीके से दो टाइप बनता है। उसी में से हम ये वाला अनुवर्ती पढ़ रहे थे, इसके बाद थोड़ा नीचे होगा परवर्ती, तो उसको भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वैसी नदियाँ जो क्या है, किसी क्षेत्र के सामान्य ढाल की दिशा में बहती है, उसे क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी कहते हैं। और इसी क्या क्रमवर्ती नदी भी कह देते हैं, ठीक। तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ क्या है, अनुवर्ती नदियों के उदाहरण है। जैसे कृष्णा, गोदावरी, सबके बातों को समझते हैं आप, ठीक। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी सब देखिएगा तो सब क्या है, उसकी अनुवर्ती नदियों के एग्जाम्पल है। कैसे आप देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका है भारत, ये जो आपका हिस्सा हो गया क्या है, भारत का हिस्सा है, ठीक। अब भारत को जो ये वाला ढाल है आप देख रहे हैं, इसको कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो ये वाला जो ढाल है ये बिल्कुल पूरब की ओर झुका हुआ है, ठीक। ये कुछ वैसा झुका हुआ है जैसे मान लीजिए कि आप एक साइड में साइकिल को कभी झुका देते चलाते जाते उस तरीके का। तो भारत का जो ये वाला हिस्सा है थोड़ा सा झुकाव है इधर की ओर, इधर की ओर, ठीक है, इधर साइड की ओर, ठीक। इस कारण से होता ये है कि बहुत सारी नदियाँ, ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि जो बहुत सारी नदियाँ हैं आपका, जो ये इधर से गोदावरी, कृष्णा, ठीक, कावेरी, इस तरह की नदियाँ ये प्रवाहित होती है किधर की ओर, तो बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। इस तरीके से प्रवाहित होती है, इस डायरेक्शन में होती है, ठीक, क्योंकि इधर की ओर झुका हुआ है, ठीक। तो ये भारत का स्थलाकृति ही वैसा ही है कि झुका हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या कि ये अपने ढाल के अनुरूप बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका क्या, तो आगे देखिए इसमें क्या है, पूर्ववर्ती नदी के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे परवर्ती नदी नहीं है, यहाँ पे क्या है, पूर्ववर्ती नदी के संदर्भों में लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे नदियाँ, वैसी नदियाँ जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती थी और हिमालय के उत्थान के कारण नदियों ने अपनी दिशा परिवर्तित, दिशा दक्षिण की ओर मोड़ दी, ठीक है। जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक, इन सब नदियाँ, ठीक। तो क्या संदर्भ है कि वैसी नदियाँ जो हिमालय के निर्माण से पहले बहते थे और हिमालय के उत्थान के कारण से, ठीक है, क्या कि ये नदियों ने अपनी दक्षिण दिशा की ओर मोड़ ली। इसको क्या बोलते हैं कि इसको ये पूर्ववर्ती नदी कह देते हैं। एग्जाम्पल इसमें और एक आप जोड़ सकते हैं कि वैसी नदियाँ जो अपने दिशा तो दक्षिण तो कर ही लिया, ठीक है, उस तरीके से दिशा सीधे सीधे परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है, और उसी को काट के अगर हिमालय वगैरह को काटते हुए अपना दिशा दक्षिण की ओर मोड़ लेता है तो उसको बोलेंगे कि ये नदी क्या है, तो पूर्ववर्ती नदी के एग्जाम्पल है। पूर्ववर्ती नदी को इंग्लिश में कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको इंग्लिश इसका लिखना हो तो लिख सकते हैं एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट रिवर। पर इतना भारी भरकम इंग्लिश आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, तो कुछ ज़रूरत ही नहीं आपको पढ़ने का, उस तरीके से सवाल आपको नहीं बन सकता, ठीक है, सीधे सीधे एंटीसीडेंट रिवर के रूप में। तो आप ध्यान रखने के लिए कर सकते हैं ऐसा कि आप इसको याद कर ले, ठीक है। एंटीसीडेंट रिवर पूर्ववर्ती नदियाँ वैसी नदियाँ जो हिमालय के उत्थान से पहले बहते थे और उसने अपनी दिशा क्या की, हिमालय उत्थान के बाद दक्षिण को मोड़ ली। पर इसका ये मतलब नहीं कि पूरी दिशा ही अलग कर लिया, ठीक है, अंत वो क्या किया, थोड़ा सा दक्षिण की दिशा मोड़ा और जो भी उसके बीच में स्थलाकृति है उसको काटते हुए बाहर की ओर निकल गया, ठीक, वैसा। एग्जाम्पल में आपको सिंधु दिख जाएगा, ब्रह्मपुत्र दिख जाएगा कि सिंधु का एक गॉर्ज का पता है आपको, ब्रह्मपुत्र का गॉर्ज का पता है आपको, ठीक, वैसा। अब थोड़ा सा हम बना के दिखा देते हैं आपको डायग्राम एक, ठीक है। तो ये आपका भारत हो गया, ठीक, ये आपका भारत है। अब यहाँ से एक नदी निकला, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ के दिहांग गॉर्ज बनाता है इस वाले हिस्से में, ठीक है, और ऐसे यहाँ से नीचे इधर से निकला सिंधु नदी ये नीचे और गंगा नदी इधर से नीचे, ठीक। अब ये तीनों नदियों के संदर्भ में आप देखिए इसमें क्या आपको दिख रहा है सीधा सीधा कि सभी नदियाँ क्या दक्षिण की ओर अपना मार्ग बना रही हैं, ठीक है, दक्षिण की ओर अपना जल गिरा रही हैं। इस तरह की नदियों को बोलते हैं कि पूर्ववर्ती नदी है, एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक। और इसी के संदर्भ में यहाँ पे लिखा है कि इसे अक्रमवर्ती रिवर भी कहते हैं क्योंकि इट इज एग्जाम्पल ऑफ, ये अक्रमवर्ती मतलब इनसिक्वेंट रिवर्स का एग्जाम्पल है ये बेसिकली, ठीक है। अब आपका यहाँ की अलग अलग नदियों का प्रतिरूप कैसा होता है बहने के दृष्टिकोण से आधार पर। जैसे मान लीजिए कि एक नदी है आपका, ठीक है, एक नदी है आपका, ठीक। अब इसकी कोई नदी या सहायक नदी मिलेगा,
अब सब सहायक नदी मिलेगा तो किस तरह का प्रतिरूप का निर्माण होगा, नदी का प्रतिरूप का किस तरीके का निर्माण होगा, उसके संदर्भों में बात किया गया है इस वाले टॉपिक में। ठीक, देखिए इसमें पहला जो टॉपिक है उसका नाम है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, और इसमें क्या है तो आपका, तो जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है, क्या कह रहा है कि जो अपवाह प्रतिरूप क्या है, पेड़ की शाखाओं के अनुरूप है, उसको बोलेंगे कि मुख्य नदी तथा उसके, उसमें भी क्या है, मुख्य नदी तथा उसके सहायक नदी, बहुत सारी नदियों के मिलने से वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि एक नदी है आपका, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ, ठीक, इस तरीके से, ठीक। अब इसकी भी सहायक नदियाँ होगा, कुछ इस तरीके से सहायक नदी हो जाएगा आपका, कुछ इसकी भी सहायक नदी होगा, और ये पेड़ के संरचनाओं के रूप में आपको दिखेगा, इस कारण से इसको बोलते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। तो जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, मतलब उसके ब्रांच के, ठीक है, एक डाल उसकी सहायक इस तरीके से, तो इस तरह के बोलते हैं कि ये क्या है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है। और ये बनता है कैसे, तो मुख्य नदी और उसकी बहुत सारी सहायक नदियों के मिलने से बनता है। ठीक है, अगला है आपका, जैसे एग्जाम्पल में आप लिखा हुआ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब आपको लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका अड़िया अपवाह प्रतिरूप। ये क्या होता है, अड़िया अपवाह प्रतिरूप बेसिकली आपका एक टाइप है, और इसमें क्या होता है, तो ये जब नदियाँ किसी एक स्थल खंड से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो उसे क्या कहते हैं, अड़िय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक, अड़िय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बेसिकली इसको इंग्लिश में, तो एक बात ये कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो रेडियल ये ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं इसको, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं इसको। ठीक, और इसमें एक जो मुख्य नदी होगा, ठीक है, जो जब नदियां किसी एक स्थल खंड से निकलकर सभी दिशाओं में बहेगा तो उसको बोलेंगे कि अड़िय अपवाह प्रतिरूप है। और यहाँ पे एक संरचना, इसके अलग से अलग नदियां निकलेगा। ठीक, इस तरीके से, तो एक मुख्य नदी और उसके सहायक नदी मिलकर इस तरह का अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करता है। ठीक है, इसे अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं। अपकेंद्रीय का मतलब जिस स्थान से बाहर की ओर नदियां निकल रहा है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कह देते हैं। ठीक है, अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अगला हो जाएगा आपका अपकेंद्रीय को आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कह सकते हैं, कि सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न कह सकते हैं आप इसको, सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक, पैटर्न कह सकते हैं आप इसको। ठीक, ये अब इसमें कौन सी नदियाँ हो जाएगा, तो जैसे आपको एक आपका मैकाल, ठीक है, उसके पास से, ठीक, अमरकंटक पर्वत है वहाँ पे, ठीक, अमरकंटक से आपको नदी निकलता है बहुत सारा, जिसमें आपको नर्मदा निकल जाएगा, इधर की ओर डायरेक्शन है इसका, सोन नदी ऊपर की ओर जाता है, उत्तर की ओर बहता है। ठीक, और इस तरीके से बहुत सारी नदियाँ आपको मिल जाएगा, महानदी इधर की ओर निकलेगा। तो एक ही स्थान से जब अधिक क्षेत्रों में नदियाँ निकलती है तो उसको बोलेंगे कि क्या है, अड़िय अपवाह प्रतिरूप का एग्जाम्पल है वो। ठीक, अगला हो जाएगा आपका जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। यहाँ पे एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ ना, सोन है, बेसिकली सोन नदी निकलता है, महानदी नर्मदा निकलता है, और ये मैकाल पहाड़ी में ही एक जगह अमरकंटक, वहाँ से निकलता है सब, तो वो आपको लिखा हुआ ब्रैकेट में वहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट आपका जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। ठीक, और जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप को कहते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती है, किस तरीके से बहता है, एक दूसरे के समानांतर, ठीक, तथा सहायक नदियाँ उसके समकोण पर मिलती है, तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं, अपवाह, ये जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जब मुख्य नदी एक दूसरे के समानांतर बहे और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर मिले तो उसको बोलेंगे कि जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का एग्जाम्पल ये नदी है। ठीक है, और इसमें ये जो यमुना और गंगा की जो सहायक नदी है, बहुत सारी नदी इस तरीके का कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा कि कोई डायरेक्ट रूप से मिल रहा है। ठीक है, जैसे आपको ये यमुना की सहायक नदी, तो ये यमुना ऐसे आ रहा है, उसमें आपको चंबल, सिंध, बेतवा, केन मिल जाए, आपको इस तरह का नदी मिल जाता है, उसको बोलते हैं कि यह जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय नदी। एक टॉपिक लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय नदी, तो ये क्या होता है, तो वैसी नदियाँ होगा इसमें। ठीक है, इसमें लिख देते हैं वैसी नदियाँ जो 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर, देश, 2 या 2 से अधिक देशों से होकर बहती है, अंतर्राष्ट्रीय नदी कहलाती है। और एग्जाम्पल के तौर पर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। आप इसको मैप पे भी देख सकते हैं, ये आपका मैप हो गया भारत का। ठीक, ये आपका भारत का मैप है, और इस मैप में आपको 3 नदी जो है, जैसे एक नदी हो जाएगा ये आपका सिंधु नदी, जो कि चीन से निकला भारत में होगा, भारत से पाकिस्तान में। ठीक है, चीन के तिब्बत से निकला
भारत, भारत से पाकिस्तान, 3 देशों से गुजरा। इधर से आपको फिर से निकला तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। इस नदी का नाम है आपका ब्रह्मपुत्र। देन यहाँ से निकला गंगा नदी, गंगा नदी आपको भारत एंड हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक, इस तरीके से ये जो नदी है सिंधु और ब्रह्मपुत्र 3 देशों से और गंगा नदी 2 देशों में गुजरता है। इस तरह की नदियाँ जो 2 अलग अलग देशों में आपको मतलब एक से अधिक देशों में बहती हो तो उसको बोलेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ठीक, वैसा अगला हो जाएगा आपका क्या, तो अगला समुद्रों में जल विसर्जन के आधार पर नदियों को 2 अलग अलग वर्गों में बांटा गया। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या बात है, तो बात यह है कि देखिए समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर मतलब कौन सी नदियाँ किन क्षेत्रों में आपको जल गिराती है, उसके आधार पर भारत में जितनी भी नदियाँ हैं उसके 2 ही वर्गीकरण बने हैं। ठीक है, एक हो जाएगा कि जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएंगे तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र बोल देंगे उसको, और जो नदी अपना जल क्या कहाँ गिराएगा, अरब सागर में गिराएगा तो उसको बोल देंगे अरब सागर का अपवाह तंत्र। भारत यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका इधर में बंगाल की खाड़ी हो गया, यहाँ पे अरब सागर हो गया। अब जो नदियाँ जल इधर के क्षेत्रों में गिराएगी उसको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक, और जो नदियाँ अपना जल कहाँ पे गिराएगा, जो नदियाँ अपना ये जल ये अरब सागर में गिराएगा, ठीक, उसको बोल देंगे क्या कि ये आपका ये तंत्र किसका, अरब सागर का अपवाह तंत्र है। ठीक, इसके बारे में नीचे में आपको लिखा हुआ है। ठीक, इस तरीके से 2 अपवाह तंत्र हो गया, मतलब अलग अलग टाइप तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बना। ठीक, तो जल विसर्जन के आधार पर 2 वर्ग बनता है नदी का, भारत की नदियों का। एक बनता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और दूसरा बनता है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अब बात है उद्गम के प्रकार के आधार पर इसका अपना एक अपवाह तंत्र होगा। यहाँ जो हम डायग्राम बनाते थोड़ी देर पहले आपको, वो बेसिकली क्या था, तो ये था कि भाई गंगा नदी जो है कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरता है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी गिरता है। ठीक, इधर में आपके बहुत सारी नदियाँ गोदावरी, कृष्णा वगैरह, ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है तो उसको बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कह देंगे। ठीक, इधर में एक नदी आपका नर्मदा, तापी, सब कहाँ गिरता है तो अरब सागर में गिरता है तो अरब सागर का अपवाह तंत्र कह देंगे। बहुत सारी नदी, शरावती है, मांडवी है, जुआड़ी है, शरावती है, सब नदी कहाँ पे गिरता है, अरब सागर में गिरता है तो उसको अरब सागर का अपवाह तंत्र कह देंगे। सिंधु भी ऐसे होते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में ही अंततः आता है तो उसका भी एक नाम कह सकते हैं। ठीक, इस तरीके से अगला जो टर्म है वो है बेसिकली उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, या उद्गम के आधार पर क्या है नदी का कितना वर्गीकरण बन सकता है, देखिए उसको समझते हैं। तो इसमें आपका उद्गम के प्रकार के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को निम्न भागों में बांटा गया है। एक वर्गीकरण हो जाएगा हिमालय अपवाह तंत्र, और दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक, हिमालय अपवाह तंत्र में कौन कौन सा नदी है, मतलब वैसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती है और वैसी नदियाँ जो प्रायद्वीप से निकलती है, प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्रों से निकलती है, उसको अलग अलग वर्गीकरण करके बांटा गया है। ठीक है, अब इसमें हिमालय अपवाह तंत्र में आपका सिंधु हो जाएगा, गंगा नदी तंत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो जाएगा। 3 नदी तंत्रों को पढ़ना है जो हिमालय से निकलती है, इसको पढ़ने का ही तरीका है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को पढ़ने का तरीका क्या है, तो इसमें आपको 2 वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक, वैसी नदी जो अरब सागर में गिरेगा और ऐसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। देखिए ये सब भी इसी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरता है, वो पढ़ने के दृष्टिकोण से 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये क्या है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। ठीक, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के में जो है उसको 2 वर्गों में पढ़ते हैं हम लोग, जो अरब सागर में गिरेगा उसको अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल में की खाड़ी में गिरने वाली नदी। इस तरीके से 2 वर्गीकरण बनता है। आपको हम बना कर दिखा देते हैं। ये आपका भारत हो गया, ये भारत है आपका, और इसमें ये हिमालय वाला रीजन हो गया। ये आपको पता है हिमालय वाला रीजन है। यहाँ से एक नदी निकलेगा सिंधु नदी, इधर से निकलेगा एक नदी आपको ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ से उत्तराखंड के पास से निकलता है आपको गंगा नदी। और इस तरीके से हिमालय से निकलने वाली 3 नदियाँ हो गया। अब यदि प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब क्या, ये वाला जो रीजन आपका है वो प्रायद्वीपीय हिस्सा कहलाता है। आप जानते हैं इस बात को। ठीक है, पहले पढ़े हुए हैं भारत के भौतिक स्वरूप में, नहीं पढ़ेंगे तो उसको पढ़िएगा तब उसको ये ज़्यादा समझ में आएगा बातें आपको। ठीक, अब यहाँ से नदी निकलेगा, गोदावरी निकलेगा, कृष्णा निकलेगा, ये सब नदी निकलेगा। ठीक, और बहुत सारी नदी है, महानदी है वगैरह, यहाँ पे उड़ीसा में बहता है। इधर में देखिएगा तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सा हो जाएगा, तो नर्मदा हो जाएगा, तापी हो जाएगा, यहाँ पे मांडवी है, जुआड़ी है, ठीक है, शरावती नदियाँ हैं, इन सब नदियाँ हैं। इन क्षेत्रों में एक और कावेरी नदी को जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। तो इस तरीके से इसको पूरा को पढ़ना होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। ठीक है, ये बात आप समझ गए हैं। ठीक, अब कुछ बातें हैं जो आपको अलग अलग हिमालय पहाड़ ये अपवाह तंत्र के बारे में आपको समझना है कि हिमालय अपवाह तंत्र क्या होता है, और इस तरीके से पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपका। ठीक, एक काम हम ये कर लेते हैं कि इसका जो डिवीज़न है उसको हम यहीं पे समझ लेते हैं ताकि आपको आगे आसानी हो कि क्या कैसे पढ़ना है। तो हिमालय पर्वत जो नदियाँ हैं, ठीक है, उसके क्या लाभ हैं, प्रायद्वीपीय नदियों में क्या आपको लाभ मिल सकता है, या दोनों की क्या क्या विशेषताएँ हैं, हिमालय नदी की क्या विशेषताएँ और प्रायद्वीपीय नदी की क्या विशेषताएँ हैं। ठीक,
तो हिमालय पर्वत की जो नदियाँ हैं उसकी लंबाई क्या होती है, अधिक होता है, ठीक है, बहुत आपको लंबे क्षेत्रों में बहता है, और उसका जल ग्रहण क्षेत्र भी क्या होता है, बड़ा होता है। जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब क्या होता है, पहला देखिए अंतर कर लीजिए यहीं पे, ठीक है, एक लाइन खींचते हैं, ठीक। और पहला अंतर क्या कि हिमालय नदी की लंबाई, ठीक, और जल ग्रहण क्षेत्र अधिक होगा, ठीक है, लंबाई और जल ग्रहण, ठीक। पठाइए प्रायद्वीपीय नदी का क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपको कि अपेक्षाकृत कम लंबा होगा हिमालय की तुलना में, और जल ग्रहण क्षेत्र छोटा होगा। अब इसमें एक लंबाई तो समझ में आपको आ गया होगा, पर जल ग्रहण क्या होता है, तो बेसिकली नदी जो ये है इसका कितना चौड़ा भाग है, कितना जल लेके जा सकता है इन क्षेत्रों में, किसी का हो सकता है कि बहुत सारा चौड़ा हो, ठीक, इस तरीके से तो जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है, ठीक। इन नदियों को क्या है, जो जो आपको हिमालयी नदियाँ हैं इसमें वर्ष भर जल रहता है, और वर्ष भर जल रहने में दो आपको जो जिम्मेदार कारक है उसमें एक ही है, एक तो मानसून से जल तो इसको मिल ही जाएगा, उसको मिल ही जाएगा, उसके साथ ऐसा इसको जल किससे मिलता है, तो हिम से मिलता है, मतलब बर्फ से मिलता है। पर इधर वाली जो नदियाँ आपको प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उसको जल अधिकांशतः मौसम से प्राप्त होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये नदियाँ क्या होती है, तो प्राय ये मौसमी नदियाँ होती हैं इन क्षेत्रों की नदियाँ, ठीक। उसका हो जाएगा क्या को, जो हिमालयी नदियाँ हैं वो विसर्पण करती है, मार्ग बदलते रहती है, ठीक। पर आपको प्रायद्वीपीय नदियाँ मार्ग उतना नहीं बदलता है, ठीक, थोड़ा कठोर संरचना वाले क्षेत्रों में बहती है, इसलिए भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको एग्जाम्पल है, ये जो अंतर है दोनों नदियों में आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर समझते रहेंगे चीज़ों को। हिमालय अपवाद तंत्र को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।